हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कि अपवर्तनांक के प्रकार कितने होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये बताया था कि अपवर्तनांक होता क्या है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। ज़रा मैं ये बता दूं, जो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं उनको मैं बता दूं कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, इसको जो दो भागों में तोड़ेंगे, एक होगा अपवर्तन और एक होगा नांक, मतलब अंक। अपवर्तन में अंक को जोड़ेंगे तो अपवर्तनांक होगा, यानी एक ऐसा अंक जो ये बताएगा कि अपवर्तन कितना हुआ, इसी को कहा जाएगा अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक कुछ और नहीं है, ये मात्रक है जो ये बताती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए ये हवा है, आई पानी है, तो ई में आने पर प्रकाश कितना धीमा हो जाएगा, ये कौन बताएगा? तो सर ये अपवर्तनांक बताएगा। यानी अपवर्तनांक एक ऐसा मात्रक है जो ये बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो दूसरी माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल कितना धीमा हो जाता है, ये बात कौन बताता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक ऐसा मात्रक है जो ये बताती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो वो अपना चाल कितना धीमा कर लेती हैं। इसी बात को कौन बताता है? ये बताता है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मेरे भाई दो प्रकार से होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें एब्सोल्यूट का इस्तेमाल किया गया होता है, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें रिलेटिव कहा गया है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ एब्सोल्यूट हो ही, 100% हो। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ उसमें 100% हो, और रिलेटिव का मतलब हुआ कि किसी को हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एक ऊपर हवा है, हम जानते हैं कि ऊपर हवा है लेकिन नीचे है पानी, और हवा से जब प्रकाश पानी में आएगी तो अपनी चाल कितना बदलेगी, अगर ये हमें जानना है तो हम ये कहेंगे कि हवा तो ऊपर फिक्स है, कि हमेशा ऊपर हवा को रखिए और नीचे माध्यम को चेंज कर दीजिए। कभी पानी है कभी ग्लास कर दीजिए, और कभी ग्लास है तो कभी डायमंड कर दीजिए, और डायमंड है तो कुछ और कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाला हमेशा जब हवा हो तो ये फिक्स हो गया तो ये एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन जब ऊपर वाला को भी चेंज कर दें, मतलब ऊपर भी कुछ और रखें नीचे भी कुछ और, जैसे ऊपर डायमंड रख दें नीचे ग्लास रख दें, ऊपर वाटर रख दें नीचे डायमंड रख दें, तब ऐसा करके जो वैल्यू हम निकालते हैं, जांच करते हैं कि तब कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम कहते हैं रिलेटिव, और इसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी जब अपवर्तनांक को हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर का माध्यम हमेशा निर्वात होगा, हवा होगी, तब जो हम नीचे को कुछ चेंज करके जो डाटा लाएंगे, अपवर्तन लाएंगे, वो हमारा निरपेक्ष कहलाएगा। लेकिन दोनों को जब हम बदल के चेक करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सापेक्ष कहलाएगा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ये माध्यम अननोन है, लेकिन जब दोनों अननोन हो जाए तो ये हो जाएगा सापेक्ष। निरपेक्ष क्या होगा? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाएगा? सापेक्ष। यहाँ पे जब हवा आ जाए तो निरपेक्ष, और दोनों खाली हो जाए तो सापेक्ष। अब देखिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। सबसे पहले निरपेक्ष को हम क्या बताएंगे सर? तो कहेंगे कि सर ऊपर हवा रख लीजिए, निर्वात रख लीजिए, ऊपर क्या रखिए आप? निर्वात रख लीजिए, लेकिन नीचे माध्यम को कुछ भी रख लीजिए, नीचे कोई भी माध्यम रख लीजिए, नीचे क्या करिए? कोई भी माध्यम रख लीजिए। यानी आप ग्लास भी रख सकते हैं, आप प्रिज्म भी, आप डायमंड भी रख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है।
तो यहाँ क्या समझे सर, ऊपर तो हमेशा फिक्स रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे में आपने क्या कहा कि माध्यम में, तो ये माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला फिक्स नहीं है, तो इसे निरपेक्ष कहा जाएगा। अगर हमको ये लिखना पड़े कि n बोले तो अपवर्तनांक, तो यहाँ पे है निर्वात और निर्वात को कहते हैं c, और नीचे है कोई माध्यम, तो कोई माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम ये कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और दूसरे में हम कहेंगे क्या चीज़, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है c से सूचित, और माध्यम में प्रकाश की चाल होता है v से सूचित। c मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v का मतलब v। ये हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बार और सुन लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि ऊपर निर्वात रखिए और नीचे कुछ रखिए, तब टेस्ट कीजिए कि प्रकाश एम से एम आवे पर कितना कम होता है, इसको क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मेरे साथियों, अब हम जो देखेंगे वो हमारा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, जहाँ पे ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। यहाँ पे हमेशा क्या नहीं रहेगा, निर्वात नहीं रहेगा। अगर हमेशा ऊपर निर्वात रहे तब हो जाएगा निरपेक्ष। अब हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम क्या देखते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। मेरे साथियों, अब हमें देखना है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष कहने का मतलब होता है रिलेटिव, सापेक्ष कहने का मतलब होता है रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष, जैसे हो सकता है ऊपर हवा हो, जैसे हो सकता है ऊपर पानी हो, और नीचे हमने रख दिया हो हीरा। यानी एक माध्यम ऊपर दूसरा हो, μ1 हो, और दूसरा नीचे वाला भी माध्यम क्या हो, चेंज हो। नीचे ऊपर दोनों माध्यम अलग अलग हो, तब जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसे कहेंगे सापेक्ष। लेकिन ऊपर अगर निर्वात हो, नीचे कुछ और हो, तब उसे क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष। क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, एक माध्यम में दूसरे माध्यम के चाल, जब प्रकाश का चाल को अनुपात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो कहेंगे एक माध्यम में, एक माध्यम, उस माध्यम का नाम क्या रखा है हमने, μ1। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अच्छा, ये दो तरीका से हो सकता है कि ऊपर वाला का नीचे के सापेक्ष हो जाए या नीचे वाले का ऊपर के सापेक्ष हो जाए। यानी मान लीजिए कि हमने कहा ऊपर वाला में प्रकाश की चाल v1 है और नीचे वाला में प्रकाश की चाल कितना है, v2 है। ऊपर वाले का हमने माध्यम रखा n1 और नीचे वाले का माध्यम रखा n2। तो जब हम लिखते हैं n12, इसका मतलब हुआ कि एक में क्या अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष। माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, अब माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। यानी माध्यम एक का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। यानी माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, यहां दो लिखा हुआ है तो माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। और जब लिखा हुआ n21 लिखा हुआ हो तो कहेंगे माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष,
माध्यम 1 के सापेक्ष। अब इस बात को जरा गणित में कैसे समझें सर? तो देखिए, अभी हम मिटा करके आपको एक और बात बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा n = C/V पढ़ा है, यानी ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, ये n होता है, अपवर्तनांक होता है। लेकिन जब हमको निकालना पड़े n12 निकालना पड़े मेरे मित्रों, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो उसकी चाल को कहाँ रखा गया है? नीचे। तो इसकी चाल को हम V1 को कहाँ रखेंगे? नीचे। और जिसके सापेक्ष में निकाला गया, किसके सापेक्ष में? तो निर्वात के। तो निर्वात वाले को कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो किसके सापेक्ष निकाला गया है? दू के सापेक्ष। तो V2 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। याद रहेगा ना? मैं यह कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो फॉर्मूला जब हम पढ़े थे, याद रखिए, n = C/V, यानी C क्या था? निर्वात में चाल था, क्योंकि किसके सापेक्ष में था? तो निर्वात के सापेक्ष। किसके माध्यम का निकाला जा रहा था? तो V वाले का, इसलिए जो जिसका था वो नीचे था। तो 1 वाले का था तो 1 वाला नीचे, जिसके सापेक्ष था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अच्छा, इसी तरह से n21 निकालना हो तो n21 निकालना होता सर, तो जो 1 था वो 1 नीचे आया था, 2 है तो 2 वाला नीचे आएगा, यानी V2। यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है वो नीचे रखिए, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको ऊपर रखिए। यहाँ पे निर्वात के सापेक्ष था तो C ऊपर, और माध्यम में प्रकाश की चाल था वो नीचे, तो 1 जो था वो वहाँ चलाएगा इतना। अगर मैं कहूँ कि सर n12 को n21 से गुना कीजिए तो V21/V1 गुने V1/V2, और कट करके आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा मेरे मित्रों, इस बातों को याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। ये दोनों प्रकारों को मैंने स्पष्ट कर दिया है, और मैं आप आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा लेंस क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो इसके साथ।